हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना टॉपिक करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस पर या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो अब हम समझने वाले हैं बेटा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपने किया होगा जब डेरिवेशन, जो ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था बेटा हमने, वहां पर आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो आर की हमारे पास ये वैल्यू आई थी एम एन डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन टाउ इंटू ए। क्लियर? अच्छा, अब यहां एक फॉर्मूला और आपको पता है बेटा, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्लियर? अब देखिए एल बाय ए यहां पर भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बेटा रेजिस्टिविटी की इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करूं तो वो अपनी कितनी आएगी, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। क्लियर? ये बेटा अपना रेजिस्टेंस है और ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। क्लियर? अच्छा, इन सभी टर्म्स के मीनिंग आपको पता होंगे ऑलरेडी। यहां पर बेटा देखिए एम क्या है अपना, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, और ये जो E है, E भी आपको पता है क्या है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है E, M उसका मास है। तो यहां पर ये N भी आपको पता है बेटा, हमने पहले बताया था, ए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, या फिर इसको यूं बोले बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होता है हमारा बेटा, स्मॉल एन। क्लियर है? अच्छा, यहां पर इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, और एक बचता है बेटा टाउ। दिस इज टाउ। टाउ क्या होता है बेटा? दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या था, वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। मान लीजिए कि एक जो मेटल है हमारी, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं पहले मान लीजिए अपने पास ये एक इलेक्ट्रॉन आया और इस पॉजिटिव एटम के साथ कोलिजन हुआ इसका। क्लियर? इससे कोलाइड करने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर यहां पर उसका फिर कोलिजन हुआ। क्लियर? फिर ये यहां से टकरा के गया, फिर इसका कहीं एक कोलिजन हुआ, इसके बाद मान लो ये यहां गया, फिर यहां पर इसका कोलिजन हुआ। तो देखो, अब एक कोलिजन हुआ, उसके बाद फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो इन दो कोलिजन के बीच में जो इसका टाइम था, उस दौरान ये रिलैक्स था, मतलब मोशन में था, लेकिन इसका कोई कोलिजन नहीं हुआ ना, यहां से यहां तक इसका कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो इसी टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सिंपली क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाउ। क्लियर? तो टाउ अपना क्या है? दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? अब मान लीजिए एक मेटेलिक वायर है हमारे पास, तो उसका बेटा उस केस में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा सेम रहेगा, और ये भी हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो ये दोनों की वैल्यू बेटा क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। क्लियर? अच्छा, सेम केस आप चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस के केस में भी है। रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों के केस में ये दोनों का बिहेवियर सेम होगा। जैसा बिहेवियर रेजिस्टिविटी का,
वैसा ही बिहेवियर रेजिस्टेंस का भी होगा। क्लियर है? हाँ, अगर हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़ दें, रेजिस्टेंस इन पर भी डिपेंड करता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन उसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर फैक्टर, वो जो आपके रेजिस्टेंस पर वैलिड होंगे वही आपके रेजिस्टिविटी पर भी वैलिड होंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले ये तो हमने समझ लिया कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। क्लियर? तो अच्छा, एक बात देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट इन पर क्या पड़ा। मान लीजिए सपोज हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को हमने क्या किया बेटा, इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी आ जाती है और वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज कोलिजन्स बढ़ जाएंगे उनके अंदर, जल्दी जल्दी वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे। देखिए इससे क्या हुआ, वाइब्रेशंस इंक्रीज, मतलब जो एटम्स थे और इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। इससे क्या हुआ बेटा, वाइब्रेशन इंक्रीज, और उससे क्या हुआ फिर, कोलिजन्स इंक्रीज हुए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं कोलिजन होंगे। अब देखो, अगर जल्दी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स के साथ टकरा रहा है, जल्दी जल्दी बड़ी जल्दी फास्टली उसने टकराना शुरू कर दिया, तो यानी कि उसका रिलैक्सेशन टाइम तो घट गया ना, क्योंकि वो पहले की बजाय जल्दी टकरा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो टाउ है इट डिक्रीज। देखिए मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, कैसे, आपने केवल अपने आप वर्डिंग बनानी है। देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, with the increase of the temperature, vibrations of the atoms and electrons increase, atoms की vibration increase होगी, so the electrons will collide more frequently। अब इलेक्ट्रॉन और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे with the positive atoms, उनके साथ इनके कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन द कोलिजन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बिकॉज अभी ये चीज बेटा आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहां पर, रेजिस्टिविटी, देखिए अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए बेटा, मैं ये जो केस कर रहा हूं ये हम आपको बता रहे हैं फॉर द मेटल्स। 3 केस करेंगे यहां पर। मेरा सबसे पहला केस जो है ये है बेटा मेटल्स के लिए। क्लियर है? मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं मेटल्स के लिए। टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशंस बढ़ी, उससे कोलिजन इंक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, क्योंकि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है, इसीलिए ये क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये प्रोसेस तो आपका चला साथ की साथ, ये तो होगा ही होगा, साथ में और क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो देखिए बेटा ये क्या है, नंबर डेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाइब्रेशंस बढ़ी हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और वो आउटर शेल से बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी मिली, यानी जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल से बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी गेन करेंगे, देयरफॉर उससे क्या होगा, जो नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज। अब देखिए ये इंक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब
तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अब ये घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसके बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटेगी। Therefore, resistivity should decrease. क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग तो रेजिस्टिविटी को घटना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी को बढ़ना चाहिए। क्लियर? लेकिन अब होगा क्या, काम तो किसी एक का चलेगा। मान लीजिए आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, दो पर्सन्स हैं, एक बोलता है बैठ जाओ, एक बोलता है खड़े रहो, एक बोलता है बैठ जाओ, एक बोलता है खड़े रहो। किसकी मानोगे? सुननी पड़ेगी किसी एक की। मान लीजिए आपसे ताकतवर है, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर होगा उसी की बात मानोगे ना। जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा आप उसी की बात मानोगे। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों नेट इफेक्ट रेजिस्टिविटी पर क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसका होगा, मतलब टो का इफेक्ट ज्यादा होगा या एन का। अच्छा, अब एक बात देखिए, जो मेटल है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से मेटल के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर थोड़े बहुत बढ़ भी गए, देखिए मान लीजिए जो रूम टेम्परेचर है ना, देखिए बेटा रूम टेम्परेचर पर जो N की वैल्यू है मेटल्स में नियरली अलग अलग है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं, 10 की पावर 23 है, मतलब कि लगभग इतने इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज कर भी गया, अगर इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ने से थोड़े बहुत N की वैल्यू इंक्रीज भी हो जाएगी, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ठीक है, तो therefore the increase of N, जो नंबर डेंसिटी में इंक्रीज हुआ, इट इज इनसिग्निफिकेंट, इट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट। ये हमारे लिए बेटा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा काम की चीज नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि ये अपना काम दिखाएगी। इसका असर कम है, इसका असर ज्यादा। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं थी, ये दवाई थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका इफेक्ट यहां ज्यादा पड़ने वाला है। क्लियर है? तो देयरफॉर क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो टाउ है ये डोमिनेंट फैक्टर होगा। कैसा फैक्टर होगा? ये डोमिनेंट फैक्टर होगा, और इसीलिए रेजिस्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? अभी इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी ये सारा का सारा मैं आपको लिखवाऊंगा, कैसे लिखना है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको समझना है, माइंड में इमेज सेट करनी है। देखिए टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशंस बढ़ी, कोलिजन बढ़े, जल्दी जल्दी टकराना शुरू किया इलेक्ट्रॉन्स ने। जितने फास्टली वो एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे, यानी उनको रिलैक्स होने के लिए जो टाइम था वो कम मिला, घट गया। लेकिन हमने पढ़ा इन दोनों में रिलेशन उल्टा है एक दूसरे का। तो अगर ये बढ़ता है ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, ये डिक्रीज हो गया तो ये इंक्रीज, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, और ये जो फैक्टर था ये हमारे लिए कोई ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी बेटा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो चलिए अब देखते हैं हमने लिखना कैसे है। पहले आप बेटा वीडियो को पॉज करके फटाफट ये वाला जो मैटर है मैंने यहां तक आपको लिखवाया है, ये आप नोट कर लीजिए। इसको रब कर देता हूं मैं। आपने केवल पहले जो है वीडियो को पॉज करके बेटा यहां तक जो भी मैंने लिखवाया है वो सब आपने नोट कर लेना है। तो देखिए बेटा आपको कैसे लिखना है इस टॉपिक को, वो यहां पर बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इसमें मेटल्स के केस में वही मैंने यहां पर दो फैक्टर मेनली बताए हैं। फर्स्ट फैक्टर अपना क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो आयंस है उनमें वाइब्रेशंस बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन का आयन से कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा।
जैसे कोलिजन बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम जो है हमारा वो घट जाएगा और इसके डिक्रीज होने से ये जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की ये अपनी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। लेकिन साथ के साथ एक फैक्टर और है, क्या, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई और इसी वजह से उनकी नंबर डेंसिटी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये फैक्टर बेटा ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा असरदार नहीं रहेगा, इसीलिए जो टाउ है यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, यही मेन फैक्टर यहां पर रहने वाला है। और जो रेजिस्टिविटी है वो अल्टीमेटली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी फॉर द केस ऑफ मेटल्स। क्लियर है बेटा। और देखिए कॉपर के लिए जो डायग्राम है आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम समझेंगे फॉर द सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए बेटा अब हम समझते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। देखिए इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स क्या है, जो रूम टेम्परेचर पर फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्लियर, यानी कि यूं समझ लीजिए, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ही कम होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, जबकि मेटल्स में बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। यानी कि बेटा देखिए ध्यान से, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उसके साथ ही क्या होगा, आपका रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। क्लियर है ना। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। क्लियर। और वो भी फैक्टर पड़ेगा यहां पर कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाला। देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर बेटा ये जो है ना ये मेन फैक्टर का काम करता है, इसके इफेक्ट के आगे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर है। रिलैक्सेशन टाइम जो है यहां पर इतना मेन डोमिनेट फैक्टर नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन वाला जो फैक्टर है नंबर डेंसिटी ये फैक्टर मेन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की घट जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर है बेटा। तो चलिए अब आप इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करने से पहले एक चीज और देखिए बेटा, जो जनरली सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने बताया दोनों का वेरिएशन यहां पर सेम होगा टेम्परेचर के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से वेरी करता है। क्लियर। देखिए टाइम के साथ जैसे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी देखिए बेटा घटती जा रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जल्दी से बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है कुछ एलॉयज का केस डिस्कस करते हैं। सभी एलॉयज नहीं, मैक्सिमम, लेकिन कुछ एलॉयज ऐसे हैं जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन। तो ऐसी एलॉयज के केस में बेटा क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि अगर आएगा तो लिटिल बिट चेंज आएगा, कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते इन केस ऑफ द एलॉयज। क्लियर। तो इनमें ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करती है। क्लियर है बेटा। तो रेजिस्टेंस या फिर यहां पर रेजिस्टिविटी भी आप लिख सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहती है। देखिए ऐसा क्यों, यहां पर वही दो फैक्टर है ना, एक तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और एक है नंबर डेंसिटी।
एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों फैक्टर अपने आप को ऑलमोस्ट बैलेंस कर देते हैं। जितना इफेक्ट इसका होगा उतना ही इफेक्ट इसका भी होगा, मतलब टाउ और एन दोनों का इफेक्ट बेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगी। क्लियर है? तो ये आपने पॉइंट्स जल्दी से नोट कर लेना है और यहां पर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, तो करिए आप। तो चलिए बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंबल है इसका बेटा अल्फा। तो यहां पर देखिए बेटा, मान लीजिए कि जब इनिशियल हमारा जो टेम्परेचर था वो T0 था, तब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का कितना था, R0। T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, R0 R0। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज किया, इंक्रीज या डिक्रीज मैटर नहीं करता, थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज किया, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। क्लियर? तो dr क्या है, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जो थोड़ा सा चेंज आया, किसके साथ, विद द स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर में चेंज होने के साथ इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा dt के साथ। जैसे टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा चेंज आ गया। क्लियर है ना? अब ये देखिए बेटा, जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है ये आपका किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस में आपका कितना चेंज आया, ये चीज किस पॉइंट पर डिपेंड करेगी, दैट इज dt। देखिए, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज होगा, उतना ही तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर? अगर इसमें कम चेंज आया तो इसमें भी कम चेंज आएगा। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और है बेटा जो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। यानी स्टार्टिंग का जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था, अगर वो शुरू में कम था तो कॉमन सी बात है उसमें चेंज भी कम आएगा। अगर उसकी वैल्यू शुरू में बड़ी थी तो उसके अंदर चेंज आएगा, वो भी लार्ज आने वाला है। तो ये जो है डायरेक्टली, चेंज इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब इन दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर दो तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, dr इज प्रोपोर्शनल टू R0 dt। क्लियर है? तो अब इस साइन को हटाने के लिए, यानी कि यहां इक्वल का साइन लेके आने के लिए हम यूज करेंगे अल्फा। क्या यूज करेंगे बेटा, हम अल्फा, जो हमारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा R0 dt। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं इसका बोथ साइड। तो देखिए, dr का बेटा हमने इंटीग्रेशन लिया। मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R0 से R तक चेंज हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू R0 थी, फाइनल वैल्यू R है। दैट इज इक्वल्स टू अल्फा R0 dt। और जो बेटा हमारा टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है T0 से T तक। क्लियर? यहां पर आप लिख दीजिए कि एट टेम्परेचर T0 जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है, R0। क्लियर? ऐसे ही एट टेम्परेचर T द रेजिस्टेंस इज R। क्लियर? जब टेम्परेचर T0 था रेजिस्टेंस R0, टेम्परेचर T था तो रेजिस्टेंस R, यानी कि हमने ये लिमिट यहां भी पुट कर दी और यहां भी पुट कर दी। तो अब चलिए लिमिट हम पुट करते हैं, इसको सोल्व करके आंसर आएगा R, लिमिट R0 से R। क्लियर है बेटा? फिर इक्वल्स टू अल्फा R0 dt का इंटीग्रेशन बेटा T और लिमिट आपकी T0 से T तक। क्लियर है? तो अब इस लिमिट को आपने पुट करना है, यहां पर वैल्यू पुट कीजिए।
तो इधर आएगा अपना बेटा R माइनस आर नोट दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट। क्लियर है? तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको यहां साइड में लिख रहा हूं बेटा, दैट इज R माइनस आर नोट। ये जो आर नोट था इधर डिवाइड में आ जाएगा, और t माइनस टी नोट भी, t माइनस टी नोट, दिस इज इक्वल्स टू द अल्फा। क्लियर है बेटा? तो ये अपने पास आ गया अल्फा की वैल्यू, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा ये हमारे पास रिजल्ट आया है अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर अब इसको देखिए बेटा हम कैसे कर सकते हैं, ये R माइनस आर नोट मैंने इधर ही रखा और ये वैल्यू का मैं वापस इस तरफ ले गया। क्लियर? तो अब यहां से जो R नोट है माइनस का वो इस तरफ आके बेटा प्लस में हो गया R नोट। क्लियर? अब यहां से और यहां से देखिए आप ये T माइनस टी नोट को मैंने लिख दिया डेल्टा T यानी चेंज इन द टेम्परेचर। तो यहां से बेटा R नोट हमारा कॉमन आया है तो R नोट को मैंने कॉमन निकाल लिया। क्लियर? तो अपने पास बेटा आ गया यहां से 1, ये अल्फा और ये डेल्टा T। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास ये रिजल्ट आया R की वैल्यू, दैट इज R इक्वल्स टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्लियर? अब देखिए जैसे जैसे हमने ये डेरिवेशन रेजिस्टेंस के लिए किया बिल्कुल इसी तरह से हम रेजिस्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। सेम डेरिवेशन आएगा। देखिए जैसे ये फॉर्मूला आया था हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही R की जगह आप रो पुट कर दीजिए। अगर रेजिस्टिविटी के लिए पूछा जाए तो R की जगह आप रो पुट कर दीजिए, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। और जैसे यहां पर ये रिजल्ट आया बिल्कुल उसी तरह से ही रेजिस्टिविटी के लिए। देखिए यहां पर मैंने लिखा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर लिख देंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो दोनों के केस में जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम आने वाली है, सेम टू सेम हमारा रिजल्ट आएगा ये। क्लियर है बेटा? तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। क्लियर? और इस फॉर्मूले से यहीं से आप अल्फा की डेफिनेशन भी बना सकते हो। अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बना के देख सकते हैं आप क्या इसकी डेफिनेशन बनने वाली है। देखिए R माइनस आर नोट क्या है? चेंज इन द टेम्परेचर, ये सॉरी चेंज इन द रेजिस्टेंस, और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और ये ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था हमारा रेजिस्टेंस वो है। तो यहां से आप देखिए बेटा क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी। तो देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन यहां पर क्या बनेगी, मैं ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या है? रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि इंक्रीज इन, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं अल्फा की है, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, डिवाइड में भी रेजिस्टेंस है, पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस, ये डिवाइड में है ना, इंक्रीज पर डिग्री, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के हर एक डिग्री में इंक्रीज होने के साथ कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ पर यूनिट रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस विद इन पर डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये बेटा डेफिनेशन आई हमारी किसकी? टेम्परेचर कोफिशिएंट की। ठीक है? तो यहां पर लिख लेना आप, इट इज defined as the increase in resistance per unit increase resistance per degree increase in temperature।
क्लियर है, ये नोट कर लेना है। जिस तरह से इसके लिए रिजल्ट आया उसी लिए तरह से रेजिस्टिविटी के लिए भी रिजल्ट आएगा। अच्छा देखिए बेटा, मेटल के केस में क्वेश्चन आ सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसी है। देखिए ध्यान से, मेटल्स में अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज होगा, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। फॉर द सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। बात करते हैं कुछ एलॉयज के केस में, जो हमने डिस्कस की थी ना, वो नाइक्रोम वगैरह, उन एलॉयज के केस में क्या होगा बेटा, अल्फा की वैल्यू नियरली जीरो आ जाएगी। क्यों आएगी ये जीरो के आसपास, मतलब जीरो नहीं है बेटा, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इट इज नियरली जीरो, वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। क्लियर है। तो एलॉयज के केस में अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, इसीलिए ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है इन केस ऑफ द एलॉयज। क्लियर है बेटा। तो आपने ये नोट कर लेनी है, मेटल, सेमीकंडक्टर और एलॉयज में ये वैल्यू कैसे होती है, और आगे ये पूरा डेरिवेशन जो भी और है हमने किया, और एक ये है आपकी डेफिनेशन। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम करेंगे बेटा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बेटा देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट। देखिए आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर आइस जमनी शुरू होती है। आइस पॉइंट इज 5 ओम। ठीक है बेटा। तो देखिए जब T इक्वल टू 0 था, यानी कि हमारा जब टेम्परेचर क्या था, 0 था, तब जो रेजिस्टेंस है वो कितना था बेटा आपका, 5 ओम। क्लियर है। एंड एट द स्टीम पॉइंट यानी बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टीम में बदलना शुरू होता है, तो यानी कि R100 की बात कर रहे हैं हम, तो तब कितना था, 5.23 ओम, दैट इज 5.23 ओम। एंड व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन द हॉट बाथ, जब थर्मामीटर को बेटा हॉट बाथ में डाला गया, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर बिकम 5.795। अब टेम्परेचर हमें हॉट बाथ का दे नहीं रखा, तो मैंने सिंपली लिख दिया RT। क्लियर। तो T टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस था बेटा वो कितना पाया गया, दैट इज 5.795। आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें आइस पॉइंट पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस गिवन है, और एक अननोन टेम्परेचर T पर हमें ये गिवन है क्या, रेजिस्टेंस। तो हमने इसको नोट कर लिया। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी कि बेटा ये टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं इसको हम स्टार्ट। तो बेटा पहले हम एक काम करते हैं, इन दो इक्वेशंस को, इन दो वैल्यूज को कंसीडर करके चलेंगे पहले। तो अब देखिए जरा ध्यान से, RT यहां पर कितना होगा, R100। मैं T को 100 मान लेता हूं पहले, माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा डेल्टा T, यानी कि बेटा चेंज इन द टेम्परेचर। कितना चेंज आया यहां पर, 100। ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा T इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0, दैट इज 100। क्लियर। तो बेटा ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब ऐसे ही सिमिलरली देखिए मैं अब R100 की जगह लिख देता हूं RT, यानी ये माइनस
यानी कि अब मैं इन दो वैल्यूज का, इसका और इसका यूज करने वाला हूं। R0 की जगह बेटा R0 अल्फा। अब डेल्टा टी है बेटा चेंज इन द टेम्परेचर। देखो यहां पर टेम्परेचर 0 था और यहां पर टेम्परेचर T। तो देखिए जरा डेल्टा T का मतलब क्या है, T माइनस 0 यानी कि T। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल t। तो अब बेटा ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अच्छा अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड। तो देखते हैं कैसे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर बेटा हमारे पास आएगा आर टी माइनस आर नॉट। इसके डिवाइड में इक्वेशन 1 यानी कि R100 माइनस R0 इक्वल्स टू R0 अल्फा टी डिवाइडेड बाय R0 अल्फा 100। देखो बेटा R0 अल्फा से R0 अल्फा कैंसल। क्लियर? अब ये जो 100 है ये तो इस तरफ आ जाएगा। आर टी की वैल्यू आपको गिवन है, आर नोट की वैल्यू आपको गिवन है, R100 की वैल्यू भी आपको गिवन है। बस ये वैल्यूज को पुट कीजिए और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है हमें? ये टेम्परेचर निकालना है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपने मुझको बताना है। क्लियर है? आपने ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसका जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मैसेज करके बताएं। क्लियर है? और इसके बाद बेटा हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझसे किसी भी टाइम मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। An electric toaster uses the nichrome for its heating element। मीन्स एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है हमारे पास, उसमें यूज किया गया है नाइक्रोम को। When small current passes, जब इसमें थोड़ा सा करंट पास कर रहा था at 27 डिग्री सेल्सियस, then its resistance is 75.73। अब देखिए यहां पर बेटा जो हमें शुरू में टेम्परेचर गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 75.3 ओम। ये अभी तक हमने पढ़ा। When toaster is connected to 230 वोल्ट सप्लाई, जब टोस्टर को 230 वोल्ट से जोड़ा गया then current becomes 2.68 एम्पियर। तब करंट इतना हो गया 2.68। यहां रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, V और I गिवन है, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? R इक्वल टू V बाय I ओम्स लॉ का यूज करके। दैट इज 230 डिवाइडेड बाय 2.68। क्लियर है बेटा? अच्छा अब नेक्स्ट आप देखिए क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम। क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम नाउ। अब नाइक्रोम का टेम्परेचर कितना है? T1 गिवन है, R1 गिवन है, T2 आपको निकालना है, R2 आपने निकाल लिया है। अब देखिए जब पहले डिवाइड कीजिए 230 डिवाइडेड बाय 2.68, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके 85.8 ओम। कितना? 85.8 ओम। क्लियर? तो ये R2 भी आ गया, T2 ये रहा। अच्छा देखिए फॉर्मूला ये है ना हमारा, ये हमने पढ़ा है अल्फा इक्वल्स टू R माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T माइनस T। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई जरूरी थोड़ा एज इट इज। इसको मैं मान लेता हूं R2 और इसको मैंने मान लिया R1। अगर ये R1 यानी ये भी R1, ये T2, ये T1। सिंपल है? क्लियर है बेटा? ये हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां फॉर्मूला ये ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख दिया। और अल्फा की वैल्यू बेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इससे पहले जो हमने किया था वो भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं बेटा हम
ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो सबसे पहले बेटा अल्फा हमें कितना गिवन है, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, T2। तो पहले इसको इस तरफ लेके चलते हैं, T2 माइनस T1, ये तो मैं इधर ले आया और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे R1 था बेटा और ये अल्फा भी नीचे ले आया, ये आ गया अपने पास अल्फा। क्लियर है ना? हमें क्या फाइंड करना है, T2। तो T2 मैंने इस तरफ रखा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा, ये माइनस T1 बेटा इस तरफ जाके अपना प्लस का T1। क्लियर है? तो अब देखिए R2 R1 R2 R1, T1 ये रहा, R1 ये रहा, अल्फा ये गिवन है हमें। तो बस ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, आंसर निकालना है। क्लियर है बेटा? तो जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके आपने बताना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।